नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 28 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के PDF चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आपको MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है जब आप भी कोई भी करंट अफेयर पढ़ते या कोई भी स्टडी करते हो, तो क्योंकि नॉलेज अप्लाई करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर के एंड में हम लोग कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो उस पर आपको आंसर करने, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखने हैं और इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको हर करंट अफेयर को कवर करना है और मैं सबके नाम और जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं वो भी पढ़ूंगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। तो सबसे पहला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है 28 फरवरी का, वो है लोकपाल को लेके और इसका सिलेबस जाता है इंडियन पॉलिटी में। हुआ क्या रिसेंटली, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने अपॉइंट किया है एक एक्स सुप्रीम कोर्ट जज को, यानी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो थे उनको। उनका नाम है जस्टिस AM खानविलकर करके। इनको जो खानविलकर जस्टिस है इनको चेयरपर्सन बनाया गया है लोकपाल का, यानी उनको लोकपाल करके यहाँ अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में चलते हैं तो कौन से एक्ट के चलते ये लोकपाल की अपॉइंटमेंट होती है या लोकपाल के लिए कौन सा एक्ट है इंडिया में, तो उस एक्ट का नाम है लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। यहाँ पे बताया गया है कि लोकपाल बनाया जाएगा और ये यूनियन के लिए यानी सेंटर के लिए लोकपाल बनाया जाएगा और लोक आयुक्त ये स्टेट के लिए बनाया जाएगा। लोकपाल क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आपको ये बता दूं कि ये जो भी इंस्टीट्यूशंस है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का मीनिंग होता है कि कोई एक्ट पास करके जिनको बनाया गया है। पहले बिल रखा जाता है हाउसेस में, फिर उसको पास करके एक्ट बनाया जाता है और एक्ट के चलते जो बॉडीज़ बनाई जाती है उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहा जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, इसका मतलब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल प्रेजेंट नहीं है लोकपाल और लोक आयुक्त के लिए। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स यानी सबसे टॉप लेवल की इंस्टीट्यूशन है जो इंक्वायरी करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है वो कंप्लेंट्स पे जो करप्शन से रिलेटेड है। तो करप्शन से रिलेटेड जो भी केसेस है उसमें सबसे टॉप की बॉडी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने वाली वो लोकपाल है। उसी के साथ साथ इसमें पब्लिक फंक्शनरीज के खिलाफ भी जो भी करप्शन के हम कहेंगे कि चार्जेस है उसके भी इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी इंक्वायरी करना, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो नेता या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनकी भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जाएगी। अब चलिए, अब लोकपाल न्यूज़ में रहा तो लोकपाल के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लोकपाल जो है ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसको एक एक्ट के तहत बनाया तो गया था, लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट 2013, बट ये पहला इंस्टीट्यूशन है जो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन करता है जो भी करप्शन के चार्जेस लगाए गए, करप्शन पे जो भी किसी पे एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके ऊपर, यानी जो भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं उनके ऊपर। और ये कहीं ना कहीं जो भी एक्ट है उसके अंडर काम करता है और ये एक्ट जो होगा उसके ऊपर तक भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे टॉप लेवल का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको लोकपाल और लोक आयुक्त कहा जाता है। लोकपाल जो होता है वो किस किस की इंक्वायरी कर सकता है, आप जो भी कंप्लेंट्स फाइल करोगे अगेंस्ट एनीवन, जो हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर रहा हो, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी ये इंक्वायरी की जा सकती है, किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ, यूनियन गवर्नमेंट का, या फिर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके भी खिलाफ, या फिर हम कहेंगे जो भी ऑफिशियल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले ऑफिसर्स, इनके भी खिलाफ यहाँ पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। इसमें चेयरपर्सन भी आते हैं जो भी मेंबर्स है या जो भी ऑफिसर्स है या डायरेक्टर है किसी भी बोर्ड के, वो भी कवर किए जाते हैं, कॉरपोरेशन के हो, सोसाइटी के हो, किसी ट्रस्ट के, किसी ऑटोनॉमस बॉडी के जो एक्ट के तहत बनाई गई हो, पार्लियामेंट जो एक्ट के तहत बनाई गई हो, पार्लियामेंट के एक्ट के चलते बनाई गई हो, होली या पार्टली जिसको फंडिंग करता है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे बोर्ड्स को, यानी एक्ट के चलते पार्लियामेंट ने जो भी कॉरपोरेशन, सोसाइटी या फिर ट्रस्ट या ऑटोनॉमस बॉडी जो बनाई गई हो, एक तो पार्लियामेंट ने बनाई हो या फिर उसको फंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ हर एक सोसाइटी भी कवर होती है या कोई भी ट्रस्ट या कोई भी बॉडी कवर होती है जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, यानी फॉरेन से कुछ फंड आता है अबाउट ₹10 लाख, ये तो अप्रॉक्सीमेटली हम कहेंगे $14,300 का
के ऊपर का जिसको फंड आता है, वो बॉडीज भी फॉरेन से फंड आता है, उनकी भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन लोकपाल कर सकते हैं। और ये जो है मैंने 14,300 जो नंबर बताया है यूएस डॉलर का, वो है 2019 के अकॉर्डिंग, जो भी करेंसी रेट्स थे उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको आगे ये भी बता दूँ कि जो भी कंप्लेंट्स रहेंगी अंडर लोकपाल एक्ट के अंडर जो भी कंप्लेंट्स रहेगी वो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चलते उसके ऊपर केस चलाई जाएगी। तो कौन सा एक्ट काम करेगा, याद रखेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अंडर जब करप्शन के चार्जेस हो। उसी के साथ साथ आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कंप्लेंट करने को लेके, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी आपके साथ हुआ हो या ना हुआ हो वो चीज़, बट आप कंप्लेंट कर सकते हो। यानी करप्शन किया है किसी और का पैसा लेके, बट आपने ये चीज़ देख ली है तो आप भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। और जैसे कंप्लेंट मिल जाएगी लोकपाल को, तो लोकपाल सीधा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर देता है। उसके पास एक इंक्वायरी विंग होती है, उस इंक्वायरी विंग के चलते प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो ये होने के अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये इंक्वायरी विंग के अलावा किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चलते भी वो ये इंक्वायरी कर सकता है, जैसे कि सीबीआई हो गई, है ना। तो सीबीआई और ये सब भी काम कर सकते हैं अगर कोई भी केस प्राइमा फैसी केस हो तो, है ना। तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही जो चीज़ें नज़र आ रही है कि इसी ने किया है, तो ऐसे वक्त सीबीआई को भी लाया जा सकता है अगर डायरेक्टली दिख रहा है कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। इंक्वायरी विंग या कोई भी अदर एजेंसी जो होती है उसको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है और रिपोर्ट को सबमिट करना होता है विदिन 60 डेज। ये अच्छे से याद रखिएगा। लोकपाल का जो बेंच होता है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट को कंसिडर करता है और उस पर फिर अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक सर्वेंट की जो एक्यूज था करप्शन के केस के लिए, जिस पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि उसने करप्शन किया, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई आप भी अपने डिफेंस में जो बोलना है बोलो, और फिर डिसाइड किया जाता है केस को इन्वेस्टिगेशन के साथ मिल के, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके बेसिस पे। उसी के अलावा आपको ये बता दूं कि पूरा इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे किया जा सकता है या फिर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो होती है उसके चलते भी काम किए जा सकते हैं। डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आप यहाँ पे कोई एक्शन लो, या फिर प्रोसीडिंग को बंद भी किया जा सकता है अगर सब कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है तो। और फिर जो कंप्लेंट होती है ये भी फॉल्स डिक्लेयर किया जा सकती है अगर किसी ने गलत कंप्लेंट डाली है, तो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके उसके जवाब सुन के, उसका डिफेंस सुन के, जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि जो भी एलिगेशन थे वो फॉल्स थे। लोकपाल जो होता है उसको पावर होता है सुपरिटेंडेंट्स का या फिर डायरेक्शन देने का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई का। तो सीबीआई जब भी लोकपाल की केसेस हैंडल कर रही है तो सीबीआई लोकपाल के अंडर आ जाती है। लोकपाल उनके तरफ जो भी केस लेके जाते हैं उसके चलते सीबीआई के अंडर लोकपाल आ जाता है। डायरेक्शन भी सीबीआई को लोकपाल देगा, सुपरिटेंडेंस भी लोकपाल का रहेगा सीबीआई के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं जो चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं वारंट से, अंडर हिज हैंड एंड सील। यहाँ पे कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए सीधा एक वारंट रहेगा, उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं साइन रहेगी, एक सील रहेगा, और उसके चलते लोकपाल को अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए कब से, तो जब से वो डेट, जिस डेट पे वो आया है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी अपने ऑफिस में जिस डेट से वो एंटर किया उस डेट से 5 साल तक का उसका एक टर्म होता है। उसी के साथ साथ कभी कभी जल्दी भी उसको इस ऑफिस से जाना पड़ सकता है। अगर वो अपने 70 साल की एज पहले ही कंप्लीट कर गया, 5 साल के पहले वो 70 साल का हो गया, तो उस व्यक्ति को वहाँ से ऑफिस से जाना भी पड़ सकता है, उसका टर्म खत्म हो जाता है। चेयरपर्सन और मेंबर जो रहेंगे लोकपाल के, उनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, किसको पूछ के, तो खुद के मर्जी से नहीं, उनके पास एक सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं, उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह कोई भी दूसरा जज भी रह सकता है, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस काम के लिए नॉमिनेट करते हैं, और एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं जो कहीं ना कहीं रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसने अगला लोकपाल बनना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन, लोकपाल के पास 8 मेंबर्स होते हैं। मैंने आपको बताया एक चेयरपर्सन होता है जिसको लोकपाल कहते हैं, और 8 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 4 लोग जुडिशियल होते हैं, यानी आप लिखोगे तो 4 लोग जजेस ही होते हैं, और बचे हुए जितने भी है वो नॉन जुडिशियल आपको देखने मिलते हैं। तो फैसले सुनाने का काम है, इसलिए जुडिशियल जो भी फील्ड के लोग हैं उन सबको यहाँ पे लाया जाता है। तो ये जो सोर्स था ये करंट अफेयर का, वो खुद लोकपाल था। तो हम कहेंगे कि ये जो लोकपाल, इनका नाम याद रखिएगा अच्छे से, इनका नाम है A.M. खानविलकर। ये नए लोकपाल प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज रह चुके हैं।
अब दूसरा जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है प्रेसिशन फार्मिंग को लेके। इसका सिलेबस जाता है जीएस 3 में। गरुड़ एरोस्पेस जो है उन्होंने ये हाईलाइट किया, हमने कल ही देखा था गरुड़ वाले, अभी पिछले करंट अफेयर में गरुड़ वाला हमने चीज़ें पढ़ी थी। उन्होंने हाईलाइट किया है प्रेसिशन फार्मिंग वहाँ पे होनी चाहिए किसान ड्रोन के चलते एट कृषि दर्शन एक्सपो। तो याद रखिएगा कहाँ पे, एक्सपो का नाम कृषि दर्शन एक्सपो। यहाँ पे गरुड़ एरोस्पेस ने ये बताया कि प्रेसिशन फार्मिंग चलनी चाहिए किसान ड्रोन के साथ मिलके। अब ये जो कृषि दर्शन एक्सपो है 2024 का, इसको होस्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये जो एक्सपो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी शोकेस की जा रही है और नए नए इनोवेशंस जो हुए हैं हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में वो बताए जा रहे हैं। प्रेसिशन फार्मिंग क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। प्रेसिशन फार्मिंग को प्रेसिशन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, सबसे पहले याद रखिएगा। प्रेसिशन फार्मिंग और प्रेसिशन एग्रीकल्चर ये एक ही चीज़ को कहे जाने वाले दो वर्ड्स है, दो टर्म्स है। ये एक फार्मिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है, ये जो प्रेसिशन फार्मिंग है वो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, आईटी का यूज़ किया जाता है और एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है उसको और अच्छा किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। दूसरा जो प्रेसिशन फार्मिंग होता है इसमें क्या क्या करते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं। जो भी सिस्टम है जो अभी बनाया हुआ है या जो पहले से चलाया आ रहा है हमारे फील्ड्स में, यानी वेरिएबिलिटी देख के, यानी क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती, मेजर की जाती है और ऐसे उस तरह से रेस्पॉन्ड किया जाता है। लाइफ स्टॉक सिस्टम्स को लेके कहिए, यानी हम एनिमल हस्बेंड्री को लेके कह सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर को लेके कह सकते हैं। यानी इसका जो गोल है वो यही है कि जो भी इनपुट्स है वो अच्छा है, यानी रिटर्न्स जो है वो अच्छे आने चाहिए, है ना। तो रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करना है और हमें रिटर्न्स भी अच्छे लाना है हमारे इनपुट्स के थ्रू। ये इसका सबसे बड़ा गोल है प्रेसिशन फार्मिंग का। अब ये काम कैसे करता है ये भी बता देता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग यूनिफॉर्म इनपुट्स, है ना, हर जगह एक जैसे इनपुट्स अप्लाई नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पूरे फील्ड में अलग अलग चीज़ें लगाई जाएगी। प्रेसिशन फार्मिंग जो होगी उसमें स्पेसिफिक एरिया जो होगा उसकी हर एक की अपनी यूनिक नीड है। आपके खेत में जो भी एरियाज है उसमें हर एरिया की अलग अलग नीड है, वो नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे इनपुट लगाए जाते हैं। टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे जीपीएस हो गया, जीएनएसएस हो गया, सेंसर्स हो गए, जिसके कारण आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो, है ना। जो भी आपके क्रॉप से रिलेटेड है, क्रॉप यील्ड से रिलेटेड है, कितना क्रॉप आएगा, आपकी ज़मीन कैसे है, टेरेन फीचर्स आपके यहाँ क्या है, फ्लैट है लैंड या फिर वहाँ पे हिली रीजन है, या फिर आपके ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कितना है, न्यूट्रिएंट लेवल कैसा है। तो ये सब चीज़ें पहले देखनी पड़ेगी ना। हो सकता है फील्ड में एक जगह अलग रिक्वायरमेंट हो, दूसरी जगह अलग रिक्वायरमेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म इनपुट्स इसमें नहीं लगाए जाते हैं। दूसरा, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जिनको ड्रोन कहा जाता है यहाँ पे, वो जिसको कोई चलाएगा नहीं उसमें बैठ के। तो ये जो भी है ये हवा में काम करते हैं, ये व्हीकल्स एरियल व्हीकल्स होते हैं, इसमें कैमराज लगे होते हैं और कैप्चर की जाती है इमेजेस, और इमेजेस के चलते एनालिसिस होता है और एनालिसिस के चलते रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्रॉप यील्ड जो होता है ये बढ़ेगा, यानी क्रॉप्स अच्छे आएंगे, एनिमल के परफॉर्मेंस भी अच्छे होंगे, कॉस्ट रिडक्शन होगा, जो भी खर्चे आ रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा क्योंकि फालतू का आप इतने लेबर रख रहे थे, उतना इनपुट भी नहीं मिलने वाला था। उसके अलावा ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, है ना, यानी रिसोर्सेज का एलोकेशन ठीक से होगा, कौन सी जगह क्या देना चाहिए ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब एग्जांपल्स देखिए, ये जो हम फार्मिंग कह रहे हैं उसका, प्रेसिशन फार्मिंग का, जैसे वेरिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल। मेरे सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स पहले से अच्छे हैं तो उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके इसमें अच्छे नहीं है तो उसमें फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत है। ऐसा अगर इनको लग रहा है तो ये लोग अलग अलग फर्टिलाइज़र हम दोनों के फील्ड को देंगे। दूसरा है इरिगेशन, बहुत अच्छा देना होगा मॉइस्चर डेटा को देख के। अगर मेरी सॉइल में मॉइस्चर अच्छा है, उसमें पानी अच्छा है, तो फिर उसको अलग से ज़्यादा का पानी देने की ज़रूरत नहीं है, उससे क्रॉप्स ख़राब हो सकते हैं। तीसरा है मैपिंग क्रॉप हेल्थ, तो हमें इमेजेस के चलते क्रॉप की हेल्थ कैसी है ये देख के ही उसके ऊपर काम करना है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और लाइफ स्टॉक का बिहेवियर, उनकी हेल्थ देखी जाती है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जो भी गाय बैल जो भी काम कर रहे हैं आपके फील्ड में, उनकी बिहेवियर और उनके हेल्थ से ये पता किया जाता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है या उनको और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये होती है प्रेसिशन फार्मिंग, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहा गया है कृषि दर्शन एक्सपो में, हमें ये दिख रहा है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था कृषि जागरण।
उसके बाद जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है गगनयान को लेके। गगनयान जो है ये सिलेबस जाता है करंट इवेंट से। रिसेंटली हुआ क्या है, गगनयान एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको डेजिग्नेट किया गया है, यानी आपको ये बता दूं कि एक विंग बनाया गया एस्ट्रोनॉट विंग्स। पीएम मोदी जी जो है उन्होंने यहाँ पे देखा गया तो कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो जाने वाले हैं गगनयान में उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने के लिए उनका एक विंग बनाया जिसको एस्ट्रोनॉट विंग कहते हैं। अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं जिनको एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स कहा गया है। यानी इनको अब ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो इंडिया के गगनयान मिशन जिसको प्लान किया गया है 2025 में उसका एक हिस्सा बनेंगे। इसमें से 3 लोग ही हम कहेंगे स्पेस में जाएंगे गगनयान मिशन में। तो गगनयान मिशन में अब कुछ लोग स्पेस में जाने वाले जैसे हमें पता है, उसमें से 4 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और 4 में से 3 लोग स्पेस में भेजे जाएंगे। तो ये हुआ है गगनयान की ट्रेनिंग शुरू। गगनयान की बात करें तो ये जो गगनयान प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि 3 मेंबर्स भेजे जाएंगे ऑर्बिट में, 400 किलोमीटर्स ऑर्बिट में भेजे जाते हैं ये, और इनको 3 दिन के लिए ये मिशन में वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद इनको सेफली अर्थ में लाया जाएगा, उनको इंडियन सी वाटर्स में लॉन्च यहाँ पे यानी करा के वहाँ पे इंडिया पे लैंड करा के उनको अर्थ पे सेफली लाया जाएगा। गगनयान मिशन जो है वो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इंडिया जब ये कर लेगी तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगी जो ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगी। यानी हम कहेंगे सोवियत ये काम कर चुका है, सोवियत यूनियन, यूएसए कर चुका है, चाइना कर चुका है और अब इंडिया करने वाली है। इंडिया 4थी कंट्री बनेगी जो ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगी। LVM-3 रॉकेट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये काफ़ी रिलायबल है और ऐसा कहा जाता है कि इसरो का ये वन ऑफ द बेस्ट एक रॉकेट है जो यहाँ पे लॉन्च करेगा। तो ये एक लॉन्च व्हीकल है गगनयान मिशन के लिए। इसमें सॉलिड स्टेज है, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज है। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो क्रायोजेनिक स्टेज होता है ये इंजन काफ़ी लो टेम्परेचर पे काम कर सकती है, ऐसी तरह की ये एक स्टेज होती है। बाकी सॉलिड फ्यूल या फिर हम कहेंगे लिक्विड स्टेज में यहाँ पे वो जो फ्यूल्स है उनको यूज़ किया जाता है। और जो भी सिस्टम है LVM-3 लॉन्च व्हीकल का वो उसी तरह से बनाया गया है जिसके चलते कहीं ना कहीं ह्यूमंस को हम वहाँ पे भेज सके। फ़िलहाल इसके ऊपर भी काम चला है और बहुत अच्छे से ये रिलायबल माना जा रहा है। HLVM-3 जो है उसमें क्रू एस्केप सिस्टम भी लगा है, ये अच्छे से याद रखिएगा। CES सिस्टम इसे कहा जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम गया तो हम कहेंगे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम जाता है, अब आप ये समझ जाइएगी कि लॉन्च करते वक्त प्रॉब्लम गया या फिर जब वो ऊपर जा रहा है उस वक्त प्रॉब्लम गया, तो इसको तुरंत इमरजेंसी इसके लिए इसको एक जगह भेजा जाएगा, इसको लैंड किया जाएगा इमरजेंसी। तो ये जो सिस्टम है जहाँ इनको भेजा जाएगा उसे क्रू मॉडल कहा जाता है, क्रू मॉडल। तो क्रू जो है उनको एक सेफ डिस्टेंस पे लेके जाया जाएगा, तो ये जो भी चीज़ें हो रही है उससे वो सेफ डिस्टेंस पे पहुँच जाएंगे, एक सेफ जगह उनको पहुँचा दिया जाएगा। ऑर्बिट मॉड्यूल जो होता है दैट विल ऑर्बिटिंग अर्थ, है ना, तो एक ऑर्बिट मॉड्यूल है जो अर्थ को ऑर्बिट करेगा, उसमें क्रू मॉड्यूल रहेगा और सर्विस मॉड्यूल रहेगा। तो ये लोगों को वहाँ पे भेज दिया जाएगा और ये जो क्रू मॉड्यूल है ये एक स्पेस है जहाँ पे अर्थ जैसा ही एनवायरनमेंट बनाया गया है और उसमें क्रू जो होता है वो आराम से रह सकता है। तो इस तरह की जगह पे उनको भेज दिया जाएगा और क्रू मॉड्यूल में वो लोग पहुंच जाएंगे तो वो सेफ भी हो जाएंगे, यानी कोई खतरा ना हो, इस पे ये सब काम किए जा रहे हैं। तो गगनयान के लिए ये न्यूज़ आई है कि गगनयान के लिए 4 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है जिसमें से 3 लोग स्पेस में जाने वाले हैं और इसका जो सोर्स था करंट अफेयर्स का वो था इसरो। उसके बाद हम अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं और अगला करंट अफेयर जो हमें देखने मिलता है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSTO कहा जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने ये कहा है, और यहाँ इसका सिलेबस करंट इवेंट्स में जाता है। तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम कहीं ना कहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बुलाएंगे और असिस्ट करेंगे जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारे देश में उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ किया जाएगा। अब कलेक्टिव है यानी इसमें काफ़ी सारे लोग होंगे, काफ़ी अलग अलग देश होंगे, क्योंकि कजाकिस्तान में जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको रोकने के लिए अब ये चाहते हैं कि बाहर के देश भी इनकी हेल्प करे। तो ये जो भी प्रोटेस्ट है इस कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है कजाकिस्तान के सरकार को, ऐसा उनका कहना है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब शायद जो सरकार है वो सरकार वहाँ नहीं भी बचेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो देश रहेगा यहाँ
हर चीज़ को रोके जाने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो दिस protest posed a threat to a very existence of regime that has governed कजाकिस्तान। यानी और आपको ये भी बताता हूँ, प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कब से गवर्न कर रहे हैं, ये जब से कजाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना है 1991 में, तब से चलाया जा रहा है अब तक। तो वो अब बदलने के चांसेस बन चुके हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट होते हैं उनको यहाँ पे खतरा नज़र आ रहा है इन प्रोटेस्ट के चलते कि भाई कहीं हम ही यहाँ से ना चले जाएं। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो इन लोगों ने बुलाई है, ये देखते हैं। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया का। यूरेशिया में 2 कॉन्टिनेंट आते हैं, यूरोप और एशिया। इन दोनों का मिलके ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। और आपको बता दूं कि इंटर गवर्नमेंटल का मीनिंग होता है 2 या 2 से ज़्यादा देश के बीच की सरकार मिलके जो काम कर रही है वो। इसमें 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स है, जो सोवियत जब बना उसके बाद जो ये सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद जो जो देश बने, वो ऐसे 6 स्टेट है जो एक टाइम पे सोवियत यूनियन का ही हिस्सा थे। आर्मेनिया, बेलारूस, या फिर बेलारूस के अलावा हम कह सकते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ये सब है। CSTO जो है ये बनाया गया था 2002 में और इसका ओरिजिन आप सोवियत आर्म फोर्सेस के भी चलते देख सकते हो, क्योंकि देखिए जब ये सोवियत यूनियन में हिस्सा थे तो सब एक ही थे। तो उसके बाद इन्होंने सोचा अब भी हम कुछ लोग एक आके और कुछ काम करते, तो CSTO उन्होंने बनाया। CSTO का हेडक्वार्टर जो होता है वो रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो सब मिलके कलेक्टिवली ये प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, ऐसा प्रेसिडेंट ने कहा है। अब इसके एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला है कलेक्टिव डिफेंस। आर्टिकल 5 जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का, यानी नाटो करके जो था उसका, और आर्टिकल 4 जो है CSTO का, ये कहीं ना कहीं कहता है कि हम सब मिलके, यानी अगर हम में से कोई भी एक व्यक्ति पे अगर कुछ भी अटैक हुआ, कुछ भी एग्रेशन हुआ, तो हम सब मिलके उसके लिए काम करेंगे, है ना, यानी उस अटैक के खिलाफ हम काम करेंगे। दूसरा ये पीस कीपिंग फोर्स है, ये हमेशा चाहता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया जो है वहाँ अपने फोर्सेस लगाता है, पीस कीपिंग फोर्स, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सका। जैसा तजाकिस्तान में हो गया, किर्गिस्तान में हो गया, ये जो फोर्स होते हैं इसमें ट्रूप्स होते हैं हर मेंबर स्टेट के, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाए रीजन में और अच्छा सिक्योरिटी बनी रहे उसके लिए यहाँ काम किए जाते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी चलाते हैं, यानी ईयरली मिलिट्री कमांड एक्सरसाइजेस चलाई जाती है CSTO के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक तरह से दिख रही है। CSTO की जो ईयरली मिलिट्री कमांड एक्सरसाइजेस चलती है उससे इनका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑपरेशन भी अच्छा होता है, यानी सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करते रहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेस होती है, एक्सरसाइजेस में ये सब एक दूसरे को जान लेते हैं। और उसके बाद आता है मेंबरशिप रेस्ट्रिक्शन। सिग्नेटरीज जो होती है उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो बाकी किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करे, तो ये दूसरे जगह नहीं जा सकते, इनको साथ में ही रह के काम करना है। अगला है ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। CSTO में रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, हर एक को प्रेसिडेंट बनने का यहाँ पे मौका मिलेगा, हर देश को ऑल्टरनेट, हर साल CSTO को लीड करने वाला देश अलग रहेगा। तो सबको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि भाई हमारा भी इस CSTO में कुछ ना कुछ रोल है। इस तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। अब बारी है आज के MCQs को सॉल्व करने की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड टू बी अ प्रेसिशन farming practices? First one is varying fertilizer application based on soil nutrients level. Second is adjusting irrigation based on moisture data. Third is mapping crop health using multispectral imagery. And fourth one is monitoring livestock behavior and health. Select the correct answer using the codes given below. Only 1, only 2, only 3 या फिर all 4। जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। फर्स्ट है अर्मेनिया, सेकेंड है अजरबैजान, थर्ड है रशिया, फोर्थ इज यूक्रेन, फिफ्थ इज अफगानिस्तान एंड सिक्स्थ इज कजाकिस्तान। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ CSTO, that is Collective Security Treaty Organization? First option is only 2, second is only 3, थर्ड इज ओनली 4 या D इज ओनली 5। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिएगा। अब हम आंसर्स देख लेते हैं जो पिछले क्विज में, पिछले जो करंट अफेयर थे उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे थे उनका। 26 फरवरी के जो आंसर्स है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का है A, क्वेश्चन नंबर 2 का था C। आंसर्स जो है 27 फरवरी के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का है जो कि C है,
क्वेश्चन नंबर 2 का है सी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका भी है सी। तो सी ये 3 आंसर है 27 फरवरी के जो करंट अफेयर्स थे उसके पूछे गए क्वेश्चंस के। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।